हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं माँ विद्या निकेतन। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोग को रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला लेसन जो है उसमें मैंने आप लोग को रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि रिसोर्सेज होता क्या है बेसिकली, और रिसोर्सेज के साथ डेवलपमेंट का जो एक वर्ड जो डेवलपमेंट का जो वर्ड दिया हुआ है वो रिसोर्सेज के साथ क्यों दिया, कि क्यों रिसोर्सेज जो है हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था आपको कि रिसोर्सेज जो है बेसिकली होता क्या है, रिसोर्सेज के फीचर्स क्या होता है। हमने बताया आपको कि रिसोर्सेज क्या होता है, कि रिसोर्सेज जो वो होता है जो कि पूरे धरती पे, इस धरती पे जो कुछ भी पाया गया है, जो कुछ भी पाया गया है इस धरती पे, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, जिससे हमारे को संतुष्टि मिलती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है ना। कि हमने बताया था कि जितनी सारी चीजें यानी एवरीथिंग विच इज अवेलेबल on this earth and which can satisfy our needs or which can fulfill our needs is called resources। बट इसके साथ साथ एक चीज और है, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि वो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बना होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तकनीक लगा हुआ होना चाहिए और तब जाकर जो है हम उसे रिसोर्स कहेंगे। इसके अलावा हमने बताया था कि रिसोर्सेज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब कि हम किसी रिसोर्स को, अगर हम उसे रिसोर्स का मान्य, जब हम किसी चीज को रिसोर्स का मान्य दे रहे हैं, रिसोर्स को रिसोर्स बता रहे हैं, तो उसको बताने का, उसके बताने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो रिसोर्स जो होना चाहिए वो आर्थिक रूप से हर लोगों के माध्यम से जो है वो वहन किया जाना चाहिए। लाइक जैसे कि सपोज आज कोई गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी है तो अब ऐसा नहीं कि वो कभी सोच नहीं सकता कि भाई हम सोना नहीं खरीद सकते, है ना। सोने की कीमत उस अकॉर्डिंग है कि किसी के लिए ज्यादा है, किसी के लिए कम है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि अब सपोज जैसे कि हमें एक बच्चों के लिए मैंने पेंसिल खरीदा, राइट, और खरीदना है मान के चलते हैं, और उस पेंसिल की कीमत अगर हमें 1 लाख रुपए होती है, तो क्या वो पेंसिल हम खरीद पाएंगे? क्या वो हमारे हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो पाएगा, या किसी व्यक्ति के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो पाएगा? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बड़े लोग भी जो होते हैं ना, उनके लिए भी, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी क्या होता है ना कि इकोनॉमिक की परिभाषा अलग अलग हिसाब से होती है। यानी जब किसी प्राइस वैल्यू की हम बात करते हैं, जब किसी भी प्राइस वैल्यू की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है कि हम जिस स्लीपर को, जिस चप्पल, जो हम चप्पल पहनते हैं वो हमारी 200 की चप्पल आएगी, और अगर वो 200 की चप्पल अगर हमें वो 500 में देगा तो हम उस चप्पल को नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर एक अमीर आदमी होगा, रिच पर्सन होगा, और वो क्रॉक्स का स्लीपर पहनता होगा, तो क्रॉक्स का स्लीपर जब वो पहनता होगा, तो अगर उस क्रॉक्स के स्लीपर की दाम उसे पता है कि वो 5,000 है और उसकी कीमत 10,000 लगाई जा रही है, तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा क्रॉक्स को। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और तीसरी बात, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा देन ऑटोमेटिकली वो कल्चर के द्वारा, यानी हमारे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज, देखिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जब हम किसी चीज की अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, और वो क्वेश्चन होना चाहिए वाई, कि हम किसी भी काम को क्यों करते हैं, या किसी चीज को हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो हर चीज के पीछे ये वाई से जो क्वेश्चंस निकलते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जिस दिन आप किसी चीज के वाई को समझ जाओगे ना, आप डेफिनेटली उस चीज के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ पाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ोगे, वहां पे आपको ये वर्ड्स जरूर देखने को मिलेंगे। जरूर आपको वहां पे कहने को मिलेगा कि भाई ये रिसोर्स है क्या, क्योंकि दुनिया में हर कुछ तो रिसोर्स है ना भाई, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि सपोज एक व्यक्ति सुबह से शाम तक या सुबह से रात तक जो कुछ भी यूज करता है, जो कुछ भी खपत करता है, जिस चीज का उपभोग करता है, वो सारी चीजें तो संसाधन है ना। क्यों? क्योंकि लोग जो कुछ भी यूज कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसोर्स, है ना। आप मॉर्निंग में उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप टूथपेस्ट का यूज करते हो, आप टंग क्लीनर का यूज करते हो, आप साबुन का यूज करते हो, आप टॉवल का यूज करते हो। सो व्हाट एवर थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज द होल डे,
इट मीन्स दैट दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि रिसोर्सेज क्या होता है कि वो सारी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करे, हमारी नेसेसिटीज को फुलफिल करे, इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, एज वेल एज कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? एनी प्रॉब्लम? नाउ द सेकेंड टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की बात क्यों कही गई? ये रिसोर्सेज के साथ जो डेवलपमेंट ऐड किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज का यूज करते हैं, किसी चीज की खपत करते हैं, तो उसके पीछे का एकमात्र मकसद होता है विकास, उसके पीछे का एकमात्र मकसद होता है डेवलपमेंट। और हम डेवलपमेंट के साथ कह सकते हैं पीस, शांति मिलनी चाहिए। हम किसी चीज का जब हम उपयोग करते, देखिए जब आप बहुत ही गहराई में जाओगे ना किसी टॉपिक के, देन आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि आखिर इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, राइट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत ही बिल्कुल जो ओरिजिनेट जो कॉज है ना, जब वहां पे हम चले जाएंगे तो चीजें हमारी बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पे हम देखेंगे कि रिसोर्सेज के साथ डेवलपमेंट क्यों दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज का भी हम खपत करते हैं, जिस चीज का भी उपयोग करते हैं, उसके पीछे का एकमात्र मकसद क्या होता है? डेवलपमेंट। जैसे सपोज हमने भोजन करा, भोजन हम जब करते हैं तो उसके पीछे का मकसद होता है कि जैसे माँ अक्सर बोलती है कि बेटा खाना खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगे, बेटा खाना खा लो नहीं तो पतले हो जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आप भोजन करोगे तो आपका शरीर बनेगा। जो जिम के बच्चे वो क्या करते हैं? प्रोटीन शेक लेते हैं। क्यों प्रोटीन शेक लेते हैं? क्योंकि उनका कहना होता है कि भाई हम जब प्रोटीन शेक लेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी शॉडी बन जाएंगे, है ना, हमारे बिल्कुल मैं हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब होता है कि हर चीज के पीछे एक डेवलपमेंट की बात है ना। दूसरी बात, आप एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब हम किसी सरकार, जब इलेक्शंस आते हैं, जब लोकसभा इलेक्शन होता है या किसी भी तरीके का इलेक्शन होता है हमारे देश में, तो जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होते हैं उनका एकमात्र मकसद होता है, वो यही बात बोलते हैं, विकास। आप मुझे वोट दो, मैं आपके लिए विकास करूंगा। मतलब वोट के पीछे भी डेवलपमेंट की बात आती है। तो ये डेवलपमेंट आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ हमेशा जाएगा, है ना, आपके पीछे पीछे हमेशा जाएगा। आप जिस भी काम करो, जिस भी काम को आप करना चाहोगे, उस काम के पीछे आप कहीं ना कहीं इस विचार को जरूर करोगे कि हम डेवलपमेंट ही करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए हम यही करना चाहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसके अलावा आप देखो, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट तो आपने देख लिया। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है ना, डेवलपमेंट में एक वर्ड और आता है, वो होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड आता है ग्रोथ। ये डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना होता है और ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना होता है। लेकिन ये दोनों बढ़ने में डिफरेंस क्या है मेरे भाई? ये दोनों में डिफरेंस जो ये है ना, कि एक आता है क्वालिटेटिव चेंज, एक में क्वालिटेटिव चेंज होता है और दूसरे में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वालिटेटिव चेंज की जब मैं बात करता हूं तो क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है कि उसके गुणों में विकास होना चाहिए, उनके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना, उनके फीचर्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना, कि उनकी क्या विशेषता है। लाइक जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि चलो भोजन का एग्जांपल ले लेता हूं, फूड का एग्जांपल लेता हूं, मील्स का। हम दिन भर में 4 बार मील्स कर रहे हैं, दिन भर में 4 बार मील्स ले रहे हैं, राइट। लेकिन मील्स लेने के बाद भी हम क्या है, पतले के पतले, ना हमारे अंदर ताकत आ रही है, ना हमारी लेजीनेस दूर हो रही है, ना हमारे चेहरे पे चमक पैदा हो रही है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। लेकिन जब हम खाना खाए और हमारा शरीर बढ़ना शुरू हो गया, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो गया, तब हम वहां पे इसको क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे। यानी कि हमने भोजन भी करा और भोजन करने के साथ साथ हमारे बॉडी में भी चेंजिंग आया, हमारे शरीर में भी बदलाव आए, तो ये क्वालिटेटिव चेंज कहला गया। दूसरी बात आती है क्वांटिटेटिव चेंज, जो कि मैंने पहले बताया कि हम खाना दिन भर में 10 बार खा रहे हैं, 5 बार खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, तब वहां पे उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, ये क्वांटिटेटिव चेंज हो गया। और जब भी क्वांटिटेटिव चेंज की बात आती है तो ये क्या होता है, ग्रोथ होता है। और क्वालिटेटिव चेंज की जब बात आती है तो वो डेवलपमेंट कहलाता है।
ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ एज अ लेक्चर, मैं एक बार फिर से आपको लास्ट में जब होगा तो एक प्रॉपर आउटलाइन के साथ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको टॉपिक्स क्या कवर करना है। बेसिकली आपकी किताब से ही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वहीं से चल रही है टॉपिक्स एक एक करके, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, सो डोंट वरी। नाउ अब देखिए, अब क्या होता है ना, अब ये डेवलपमेंट और इसकी बात हो गई। अब देखिए ह्यूमन बींग्स का बहुत बड़ा रोल है इस धरती पे, ह्यूमन बींग्स का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इस धरती पे कई सारे ऐसे जीव आए, कई सारे जीव जंतु का जो है इस धरती पे आगमन हुआ, लेकिन ह्यूमन बींग्स एकमात्र ऐसा प्राणी इस धरती पे रहा जिन्होंने इस पूरी धरती पे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट का स्रोत लेकर आया, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट किए, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, इस धरती पे राज किया, है ना, और अभी भी कर रहे हैं। और आज आप देखोगे दुनिया में विशाल विशाल से विशाल जानवर, शक्तिशाली जानवर आज ह्यूमन बींग्स के कब्जे में है ना। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे मानव की जो एक सबसे बड़ी खासियत है, जो ह्यूमन बींग्स की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो है उसके अंदर की बुद्धि, उसके अंदर की स्किल, उनके अंदर का जो डेवलपमेंट है, जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो उनके बौद्धिक विकास है, जो उनका ये सबसे हाई है। ह्यूमन बींग्स ही सोच सकता है, ह्यूमन बींग्स ही रेशनल तरीके से हर काम कर सकता है, समझदारी से हर काम कर सकता है। उसी के पास रीजन है, रीजन का मतलब कि क्या सही क्या गलत ह्यूमन बींग्स के पास ही है, और उस रीजन की वजह से ही इंसान क्या कर रहा है, चीजों का डेवलपमेंट कर रहा है, चीजों को बना रहा है, चीजों को अपने यूज के लायक बना रहा है। आज से जब आज टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जब चीजों की इतनी आवागमन नहीं थी एक जमाने में, तब इंसान जो था ना, जो ह्यूमन बींग्स होते थे ना, वो नेचर के सबऑर्डिनेट होते थे, नेचर के अधीन होते थे वो। अब नेचर के अधीन कैसे? नेचर में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है नेचर में, और वो प्राकृतिक आपदाएं जो है, हाँ, तो पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे ना, वो क्या थे, वो प्राकृतिक के जो नेचर थे ना, नेचर के सबऑर्डिनेट थे। अब नेचर के सबऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि आज आप देखोगे कि कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं आती है ना। आज बिजलियां गिरती है, थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, बाढ़ आते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी मतलब बहुत तेज रफ्तार वाली तूफानें आती है। तो आज मानव क्या है ना, कि आज मानव उन चीजों से अपने आप को बचाव कर पा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मानव के पास वैसी संसाधन नहीं थी, मानव के पास वैसा कोई स्रोत नहीं था जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्शन कर सके, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन मानव के पास धीरे धीरे इन सारी चीजों का विकास हुआ, इन सारी चीजों की रख रखाव के बारे में, इनके बच बचाव के बारे में, इनके विषय में लोगों के पास जानकारियां आई, लोगों के अंदर बुद्धि डेवलप हुआ, उनके अंदर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और तब जाकर मानव हर वो आज चीजों को पॉसिबल बना रहा है जो प्राकृतिक को क्या करे, प्राकृतिक को चैलेंज कर सके, राइट। तो कहने का मतलब यह है, हालांकि देखो, अगर एक चीज आप देखोगे तो ऐसा मत है कि आप नेचर को चैलेंज कर सकते हो, इंसान नेचर को चैलेंज करने के चक्कर में ही और परेशानी मोल ले रहा है, राइट। तो हमें नेचर को चैलेंज नहीं करना है, नेचर से हमें लड़ाई नहीं करना है, वी शुड नॉट फाइट विद नेचर, we should be in a balanced balanced way, we should be in balanced way so that we could live together with nature, हमें प्राकृतिक के साथ रहना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अब मैं बात करता हूं कि जैसे कि एक वर्ड आ रहा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब कि जो हमारी क्षमताओं से जो है बिल्कुल परे ना हो, है ना, हमारी क्षमता के अंदर हो, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी के पास हो, ठीक है, जिससे हम हर चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ सके, आसान तरीके से उसे खपत के लिए अपने लायक बना सके, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होता है, हमारी काम आसान हो जाती है, हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है, हमें बिल्कुल एक कम समय में बहुत सारी चीजों का अवेलेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि आज फोन की जमाना, आप फोन को देख लो, आज आप बच्चे सब 10th में हो, आज आप सभी बच्चों को इस दौर में, आप लोगों को इस 21st सेंचुरी के इस साल में, और आज से 3 साल 4 साल पहले से अभी तक आप लोग फोन का एक बहुत अच्छा दौर देखे, है ना, अभी भी देखते आ रहे हो। 2G से शुरू हुआ, तो मतलब जैसा कि 3G 4G 5G ऐसे ऐसे आता गया। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि ये तकनीकी है जिसके माध्यम से चीजें आसान हो रही है। जब मैं 10th में पढ़ता था, मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि YouTube क्या होता है,
ठीक है, मुझे पता नहीं था कि उस वक्त हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी वो किताब हुआ करती थी, और किताब ही हमारे लिए सब कुछ था। वो हमारा दोस्त, वो हमारा फोन, वो सब कुछ वही मेरा था। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आज जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आप लोग के साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रही है, आप लोग की जरूरतें पूरी होती जा रही है, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये टेक्नोलॉजी होता है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे एक जो आपको डायग्राम देके बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स, क्यों ह्यूमन बींग्स को क्यों कहा गया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एकमात्र ऐसा रिसोर्स है इस धरती पे जो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ना? क्या? लेकिन ये मानव तभी किसी कार्य को कर सकता है जब तक कि वो नेचर में जाकर अपना अटेंशन ना दे, जब तक कि वो नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी ना बनाएगा, नहीं बना पाएगा, तब तक वो किसी चीज को तैयार नहीं कर सकता है, किसी चीज को वो बता नहीं सकता है। राइट? तो यहां पे कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों की आप ह्यूमन बींग्स को देखोगे कि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, वो नेचर के संपर्क में जा रहा है। नेचर के संपर्क में जाने के बाद वो क्या कर रहा है, अपनी तकनीक को अप्लाई कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को पुट कर रहा है, एंड उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहा है, और वहां जाके फिर क्या कर रहा है, वहां भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना? प्राइमरी से सेकेंडरी बना रहा है। राइट? तो ये सारी चीजें एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप यहां जो है बात की गई। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। देखिए, समझिए कि रिसोर्सेज को क्यों क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने बताया कि हम किसी चीज की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें किसी चीज को पढ़ने की, समझने की। तो यहां पे हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की जो क्लासिफिकेशन की बात की गई है वो इसलिए की गई है कि ताकि हम चीजों को पहचान सके कि कौन किस फॉर्म का है। क्या आप एक परिवार में रहते हो तो क्या हर को पापा कहते हो, हर को माँ कहते हो, हर को बहन कहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हर लोगों की अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है ना? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है ना? तो उसके क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशंस का एकमात्र जो मकसद होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। राइट? तो अब रिसोर्सेज को जो है ना आपकी किताब के अकॉर्डिंग बांटा गया है 4 बेसिस पे, 4 बेसिस पे आपके बुक में रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। दुनिया में हर चीज की ऑरिजिन है, बिना ऑरिजिन यानी बिना किसी चीज की उत्पन्न, बिना कोई चीज उत्पन्न हुए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दुनिया में 2 तरीके से चीजों की ऑरिजिन हुई है, 2 प्रकार से हुई है, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, यानी एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है वो चीजें जिसमें लाइफ होती है, जैसे एनिमल्स की हम बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, क्रीचर्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बायोटिक है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो आप अपने आसपास देख रहे हो। पहला जो आपके हाथ में हमेशा रहता है मोबाइल फोन, दूसरा आपके घर में एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, पेन, पेंसिल, बुक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सारी चीजें एबायोटिक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब क्या आता है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि दुनिया में जितनी सारी चीजें बनी है एक ना एक दिन सभी को समाप्त होनी है, वो चाहे हम हो, आप हो, या कोई भी निर्जीव प्राणी हो, निर्जीव वस्तु, प्राणी नहीं, निर्जीव वस्तु हो, कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो, एक ना एक दिन सभी को इस धरती को छोड़ के जाना है ना? लेकिन अब इसमें से क्या होता है कि कुछ लोग जाते हैं तो वापस आते भी हैं, और कुछ लोग जाते हैं तो उनका वापस आने का कोई संभव, उनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि वो वापस आएंगे, है ना? तो जो वापस आ सकते हैं उनको कहा गया भैया रिन्यूएबल, कि आप फिर से रिन्यू हो सकते हो, फिर से दोबारा बन सकते हो, है ना? तो इसको कहा गया रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसको कि आप नया कर सकते हो, नवीनीकरण। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, नवीनीकरण, जिसको आप फिर से नया कर सकते हो। नवीन का मतलब होता है नया, फिर से आप नया कर सकते हो। जैसे आप वाटर ले लो, आप फॉरेस्ट ले लो, आप क्या कह सकते हैं, आप जैसे बल्ब जलाए तो फिर बल्ब को बुता दो, फिर से जला लो, है ना? तो ये सारा एग्जांपल जो हो गया ये रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। लेकिन जब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो वो रिसोर्स है जिसको कि आप
नवीनीकरण नहीं दे सकते, जिसको कि आप न्यू नहीं बना सकते, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आप फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल ले सकते हो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। कोल बन सकते हैं लेकिन कई मिलियंस ईयर्स लगते हैं बनने में, तो वैसे को हम कोई रिसोर्स की कैटेगरी में, कोई रिन्यूएबल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। वापस तो आता है लेकिन वो तुरंत नहीं आता है, जो तुरंत आ जाए वो क्या कहलाएगा, रिन्यूएबल, और जो नहीं आता है वो नॉन रिन्यूएबल। समझ में आ गई मेरी बात? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज को बांटा गया है मेरे भाई 4 पार्ट में। कैसे? पहला इंडिविजुअल। देखिए, इस धरती पे चीजों का एक अपनत्व भी है, मतलब अपनापन भी है। कई सारी चीजें हैं। हो सकता है कि आप जिस कार से आप घूमना चाहते हो, जिस वाहन से आप घूमना चाहते हो, तो एक किसी के पास प्राइवेट गाड़ी है, किसी की सरकारी गाड़ी है, कोई राष्ट्रीय गाड़ी है और कोई अंतरराष्ट्रीय गाड़ी है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेस की जो है ना एक मालिकाना हक है। अब किसका किस पे मालिकाना हक है, ये चलिए हम देखते हैं। रिसोर्सेज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे, सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि जो किसी खास व्यक्ति के पास हो, किसी खास, जैसे आपका फोन आपका है, आपका फोन किसी और का नहीं हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, है ना। दूसरी आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है सोसाइटी या समुदाय। जब किसी एक खास समुदाय के द्वारा यूज होता है, जैसे पब्लिक पार्क, पब्लिक पॉन्ड्स, पब्लिक वेल्स, है ना। ये सारी चीजें क्या, कम्युनिटी है, जो कि पूरे समाज के द्वारा यूज की जा रही है। तीसरा आता है, वो होता है नेशनल। अब नेशनल का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय। अब देखिए, राष्ट्रीय कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का कुल पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर, जिसमें कि जो कोस्टल बाउंड्रीज है, ये जो कोस्टल बाउंड्रीज आप देख रहे हो ना, कोस्टल बाउंड्रीज का मतलब होता है कि वो एरिया जो समुद्र के किनारे, यानी कि तट, है ना, तट वाली जो एरिया होती है, समुद्र के किनारे जो एरिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल एरिया। अब ये 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इस एरिया को, अगर हम पूरे आइसलैंड नेशंस को इंक्लूड करेंगे, तब हमारा 7517 किलोमीटर का हमारा कोस्टल लैंड बाउंड्री है, राइट। तो अब इन एरिया के अंदर जितनी सारी रिसोर्सेज आएगी, वो सारी रिसोर्सेज क्या कहलाएगी, नेशनल रिसोर्स कहलाएगी। इसके अलावा जल के साथ, देखिए हमारे पास 3 सेना है ना, जल, थल और वायु, है ना, वाटर, लैंड और एयर। ये तीनों पे हमारा राज है, जहां तक कि हमारी क्षेत्रफल की विस्तार है, ठीक है, जहां तक कि हमारी एरिया का एक एक्सपेंशन है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, वो सारी चीजें हमारा नेशनल रिसोर्स कहलाती है। तो हमारा जो 12 नॉटिकल कोस्टल एरियाज का 12 नॉटिकल माइल्स तक, अब देखिए नॉटिकल माइल्स क्या होता है, हम जिससे डिस्टेंस मेजर करते हो तो कहते हैं ना किलोमीटर, है ना। हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हर का मेजरमेंट होता है, तो वैसा ही समुद्र, यानी कि जब पानी में हम मेजरमेंट करते हैं लंबाई चौड़ाई की, तब उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल्स। और भारत के कोस्टल एरियाज के 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, वो एरिया क्या कहलाता है, यहां तक कि हम जो है यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 1982 में जो है एक फिक्स कर दिया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अपने टेरिटोरियल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है जल में, है ना, पानी में या किसी भी लैंड एरिया में, आप इन लैंड एरिया का मतलब फॉरेस्ट वगैरह जो भी आप मैराइन रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, वहां से बिजली वगैरह उत्पन्न कर सकते हो, ये सारा चीज जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये सेट कर दिया था कौन, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। अब यहां तक जो भी है वो सारा कहलाया नेशनल रिसोर्स। लेकिन इसके बाद क्या आते हैं मेरे बच्चे, इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो रिसोर्सेज जो इस 200 यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब जो 200 नॉटिकल्स के बियॉन्ड, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी रिसोर्सेज आते हैं, जो भी उसको ओपन सी बोलते हैं,
उस एरिया में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, और अगर उन रिसोर्सेज को हमें खपत करना है, यूटिलाइज करना है, तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि जैसे यूएन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरे कंट्री का बाप है यूनाइटेड नेशंस। पूरे कंट्री का जो है ना, जितनी भी कंट्रीज है ना, उनके वो फादर है यूएन, क्योंकि सारा डिसीजन तो वही है यार। हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम देश के पास जाते हैं, देश को प्रॉब्लम होगा तो वो किसके पास जाएगा? यूएन के पास जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यूएन बहुत बड़ी संस्था है, जब आप यूएन के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? यहां तक कि हमने देख ली। अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, दुनिया में हम क्या बोले, डेवलपमेंट की बात आई, हमने बोला कि दुनिया में हर चीजों की डेवलपमेंट हो रही है, हर चीजों की विकास हो रही है। कैसे विकास हो रही है? अब देखिए, इस धरती पे जितने रिसोर्स पाए गए हैं, तो कुछ कुछ रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ रिसोर्सेज विकसित है, कुछ कुछ विकास के पाथ पे है, कुछ कुछ जो है विकसित है लेकिन हमारे पास वैसी कोई नो हाउ नहीं है, जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और कुछ कुछ ऐसा है जिसको कि हम भविष्य के लिए रिजर्व करके रखे हुए, उसको हम बचा कर रखे हुए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यार इन चीजों का मौका मिल सके, है ना? नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें जब पता चलेगा ऐसा ऐसा तो हमें सिर्फ गालियां ही देंगे वो, है ना? और आज इंसान ऐसे भी बहुत ज्यादा इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से चीजों को यूज कर रहा है। आगे पढ़ोगे कि क्यों रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात की गई है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को 4 भाग में बांटा गया है। एक तो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो किसी एरिया में पाया जाता है, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं, वहां पाया गया है, जैसे वहां पे आप सोलर एनर्जी ले लो, विंड एनर्जी ले लो, लेकिन उसको अभी तक यूज नहीं किया गया, है ना? उसको अभी तक यूज नहीं किया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल है कि वो हमारी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, राइट ना? सेकेंड आता है आपका क्या उसको बोल सकते हैं? डेवलप्ड। कुछ कुछ रिसोर्स डेवलप्ड है लेकिन अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो उस यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से क्या है ना, कि चीजें अभी भी क्या है, वो रखी हुई है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, या हो सकता है कि उसके इकोनॉमिक वो उतना फिजिबल नहीं बन पा रहा है जिससे कि वो उसको निकाल के यूज किया जा सके, तो वैसे में रिसोर्सेज को क्या करता है, उसको डेवलप्ड की श्रेणी में रखता है। तीसरी बात आती है स्टॉक। अब स्टॉक में क्या होता है, जैसे देखो वाटर के पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है भाई। आप लोग को एक वाटर का चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आगे की चैप्टर में। वाटर का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, बिकॉज हमारा बॉडी 75% बॉडी वाटर का बना हुआ है। तो सोच लो कि वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि वाटर के बिना तो हम रह भी नहीं सकते। भोजन ना मिले डोंट वरी, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना? तो ये जो वाटर है ना, ये वाटर H2O से बना हुआ है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब आप अलग करोगे तो एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा और दूसरा ऑक्सीजन का। अब सोचो कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम जीवों के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए लोग कितना ज्यादा एक दूसरे की मतलब टांग खींच रहे थे, कैसे मतलब बिल्कुल परेशान थे लॉकडाउन के वक्त में। तो अगर उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास, कुछ ऐसा नो हाउ होता हमारे पास, कुछ ऐसी जानकारियां होती है हमारे पास, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को पानी से हम इजिली हम कर सकते थे। हमारे घर में बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग के पास ज्ञान नहीं है वैसा, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको हम लोग स्टॉक कह दिए। चौथी आती है, वो आती है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि जो हमारे पास है, जैसे हम रिजर्व से क्या कर सकते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज से हम वाटर को ले लेते हैं। कई सारे बड़े बड़े डैम्स इंडिया में बनाए गए हैं, है ना? मालम पूजा, पीची, इडुक्की, कुंडाला, परम बीकुलम, वालियार, है ना? ये सब जो है ये केरला का डैम है सारा, ठीक है? तो ये सारे जो डैम्स हैं, ये सारे डैम्स भाई, ये क्या है, ये सारे डैम्स जो हैं इनमें पानी स्टोर है, पानी रिजर्व है, और इन डैम्स से हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी जो हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट से, वो कोयले से उत्पन्न हो रही है बिजली। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब हम कोयला खत्म हो जाएगा, जब ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, वाटर से बिजली उत्पन्न करेंगे।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपका था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रिसोर्स के बारे में, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि सारी चीजों को अपने यूटिलाइज के लायक उसे ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेशनल, individual, community, national, international, on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को बेसिकली पढ़ने को दिया गया है। इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमें पढ़ना है, कि क्यों हमें रिसोर्सेज को ज्यादा डेवलपमेंट करने की बात की गई है, ऐसी कौन से प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई है जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।